हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपी सर अड्डा 24/7 कैरियर पावर ब्रांच ग्वालियर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप देख रहे होंगे, आरआरबी क्लर्क मेंस की जो क्लासेस जनरल अवेयरनेस की हैं, जिसमें बैंकिंग, करंट अफेयर्स, ये सारा का सारा जो सिलेबस तैयार किया गया है, ये जो अभी आपका रिजल्ट आया है आरआरबी क्लर्क प्री का जो रिजल्ट आया है, उसमें जो भी बच्चे मेंस के लिए सेलेक्ट हुए हैं, तो हम लोग की कोशिश है कि आपको कम से कम समय में कुछ लिमिटेड वीडियो के साथ आपका पूरा सिलेबस जो कि आरआरबी क्लर्क में आने को है, जो मेंस की आपकी डेटा आने ही को है, रिजल्ट आ गया है। जो बच्चों का प्री क्वालिफाई हुआ है उन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जो भी समय अपने को प्री और मेंस के बीच में बचा है, उसमें ज़्यादातर हमको फोकस जनरल अवेयरनेस पे ही करना है। मैक्सिमम बच्चे प्री की तैयारी करते करते ये इंतजार में रहते हैं कि मेंस का जब क्वालिफाई करेंगे तब जनरल अवेयरनेस पढ़ लेंगे, जो कि एक बहुत गलत स्ट्रेटजी है। मैं बच्चों से फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चारों सब्जेक्टों को ध्यान रखना पड़ता है। प्री के बाद मेंस में समय कम मिलता है, तो हमारा ये वीडियो इसी कोशिश के लिए है कि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे थे बैंकिंग, करंट, वो तो अपना अच्छा कर लेंगे और हमारे वीडियो के माध्यम से उनका रिवीजन हो जाएगा। और जो बच्चों ने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा था, प्री के भरोसे बैठे थे कि प्री हो जाएगा तब मेंस में देख लेंगे, तो उन बच्चों के लिए बेटा ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी हम यहाँ इसमें कुछ क्लासेस की सीरीज चलाएंगे। आज पहली क्लास इंट्रोडक्शन है, प्लस कुछ टॉपिक हम कवर कराएंगे। तो पेज पे आप बने रहेंगे, तो मेरी कोशिश रहेगी करीब 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका बैंकिंग का, फाइनेंस का और जितना भी अपना करंट अफेयर्स है, जैसा कि बेटा रिजल्ट आपका आ गया है और मेंस के हिसाब से लास्ट के 3 महीने की करंट अफेयर्स आनी ही आनी है। तो करंट अफेयर्स बेटा बेसिकली पूरा का पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर और जनवरी, एटलीस्ट 25-26 जन तक अपन को करंट पढ़ना है। तो क्लासेस के मीडियम से अपन आपको नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का पूरा करंट अफेयर्स कराएंगे और साथ ही साथ जो भी प्रोस्पेक्टेड क्वेश्चन है बैंकिंग और फाइनेंस के जो क्लर्क लेवल पे आते हैं, आ सकते हैं, वो सारा का सारा हम कोशिश करेंगे कि अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को पढ़ा दें, समझा दें। और आप इसको अगर फॉलो करें, बढ़िया से इसको पढ़ डालते हैं, तो वो बच्चे जिनका अभी तक मेंस के हिसाब से जीए नहीं पढ़ा है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो हमारी संस्थान अड्डा 24/7 ग्वालियर ने जो लेक्चर प्लान किया है, लेक्चर प्लान के हिसाब से आज अपना इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज ही रिजल्ट आपका आया है, तो रिजल्ट के साथ साथ शुभकामनाएं देने के लिए भी और आपको ये बात बताने के लिए कि अब ये सब्जेक्ट का टाइम आ गया है। इस सब्जेक्ट पे आप फोकस करना नेसेसिटी है, आवश्यक है, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो मेरी बात ध्यान से बेटा सुने। जो बच्चे पहले से करंट अफेयर्स और बैंकिंग फाइनेंस पढ़े हैं, पढ़ के तैयार किए हैं, वो उसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर ले। उसमें बैंकिंग फाइनेंस के कुछ मेन क्वेश्चंस रहते हैं और कम से कम 3 महीने की करंट अफेयर्स, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने करंट अफेयर आपको करना ही करना है। आप सेल्फ में अपने हिसाब से भी इसी सिलेबस को फॉलो करना है पेपर के हिसाब से। और अभी तक अगर आपने जीए नहीं पढ़ा है या क्लास रूम जो प्रोग्राम उसमें नहीं पढ़ा या अभी कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की, तो बच्चे फिर इस वीडियो में बने रह सकते हैं। हमारा वीडियो कंटिन्यूअस करीब 7-8 क्लासेस, 10 क्लासेस तक लेकर आएंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जा सकता हो। इसी के साथ बेटा हम अपना वीडियो शुरू कराना चाहेंगे। इंट्रोडक्शन में बेटा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, आपका मेंस में आना है और मेरा नाम बीपी सर है। करीब करीब 12 से 14 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है बैंकिंग जो इंस्टीट्यूट है उसमें पढ़ाने का, टीचिंग का, एज अ जनरल अवेयरनेस फैकल्टी का। तो अब कुछ बेटा शुरू करते हैं। हमारा सोचना यह है कि पहले बैंकिंग और फाइनेंस की चीज़ें जो हैं वो पहले करा दिया जाए आपको, उसके बाद फिर अपन नवंबर, दिसंबर, जनवरी का ये तीनों महीने करंट अफेयर्स करेंगे। नवंबर, दिसंबर करंट अफेयर्स अभी हो जाएगा आपका और करीब करीब 20 जन के आसपास हम जनवरी का भी पूरा वीडियो जो है करंट अफेयर्स का जो मेन टॉपिक है, जहाँ से आने क्वेश्चन चांस है, वो रखने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों से फिर से दोबारा, वो बच्चे जिनका प्री क्वालिफाई हो गया है, मेंस के लिए जा रहे हैं, मेहनत करें बढ़िया से। क्लर्क का पेपर है, मेंस है, इंटरव्यू नहीं होना है, तो जितना आप जोर लगा सकते हैं लगाएं और जितनी हमसे मदद मिल सकती है उतनी मदद लें और फाइनल सिलेक्शन लें। यही हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। तो सबसे पहले बेटा
सबसे पहले बात करते हैं कि बैंकिंग में क्या क्या है। तो बैंकिंग में बेटा जनरली कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कलर लेवल पे जो बेसिकली पर ईयर आते हैं पेपर में। जैसे कि बेटा सबसे पहले मैं कुछ इंस्टीट्यूट का नाम लिख रहा हूं, उन इंस्टीट्यूट का करंट टाइम में हेड कौन है, यानी चेयरमैन या एमडी सीईओ कौन है, तो वो आप फटाफट उसको लिख लें, नेट से देख लेंगे। जैसे बेटा सबसे पहले शुरुआत होती है कि आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर, ये कौन कौन है इस समय। आरबीआई का गवर्नर कौन है, कौन से नंबर के गवर्नर हैं, और 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से, इनका नाम याद रख लें, क्योंकि गवर्नर और एक चौथी नंबर जो मैडम आई है डिप्टी गवर्नर, ये नया अपॉइंटमेंट है, आने के चांस हो सकते हैं। आरबीआई के बाद बेटा सेबी, सेबी का चेयरमैन, आईआरडीए का चेयरमैन, उसके अलावा नाबार्ड बैंक का चेयरमैन, ये आपके मेन हो सकते हैं, एलआईसी का चेयरमैन। तो ये 4-5-6 पॉइंट बेटा जो मोस्टली रिपीट करते हैं। उसके अलावा ये आपके बैंकिंग से जुड़े हो गए, जिनके चेयरमैन कम से कम आपको याद करना है, गवर्नर याद करना है, ये कोई ना कोई पूछा जा सकता है। इसके बाद बेटा एलआईसी और ये सारी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के बाद आपको थोड़ा सा इनके बारे में भी पढ़ लेना है। जैसे आरबीआई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, सेबी के बारे में, आईआरडीए के बारे में, नाबार्ड और एलआईसी के बारे में। तो इनका थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर और करंट चेयरमैन, ये थोड़ा सा आप इसमें स्पेशली पढ़ लेंगे। इसके अलावा बेटा पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, क्या हैं, इसके बारे में पढ़ लेना है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक बेटा 12 है अभी, और उसको आपको पता होगा 12 में 11 नेशनलाइज बैंक है और एक एसबीआई है। तो यहाँ पर जब पब्लिक सेक्टर बैंक पढ़ेंगे तो स्पेशली बेटा एसबीआई के बारे में थोड़ा सा, उसका जो चेयरमैन है, नए चेयरमैन बनाए गए हैं, एसबीआई का हेडक्वार्टर, एसबीआई का चेयरमैन, ये भी आप देख लेंगे। बाकी 11 बैंकों से कुछ खास नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे स्पेशली बेटा आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, तो रीजनल रूरल बैंक में इनका एस्टेब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर सभी का अलग अलग होता है, और वह परसेंटेज बेटा जैसे जब आरआरबी बनाया जाता है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और लीड बैंक का परसेंटेज होता है। ये बार बार पेपर में रिपीट होता है। जैसे जिन बच्चों को पता है बेटा 50%, 15% और 35% का रेशियो होता है। मीन्स आरआरबी का इस्टेब्लिशमेंट ध्यान रखेंगे, आरआरबी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जी थी तब आरआरबी को इस्टेब्लिश किया गया था, महात्मा गांधी को ऑनर देने के लिए। और जो उसके बाद मुद्दा बेटा याद रखना है कि आरआरबी के फॉर्मेशन में कितने पार्टनर्स होते हैं, तो 3 पार्टनर्स बेटा होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लीड बैंक। तो उसमें जो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटा रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 15% और लीड बैंक का 35%, ये परसेंट रहता है। और ये बेसिकली आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक, नेशनलाइज बैंक थोड़ा दिमाग बैठा लेंगे क्या होते हैं, कितने हैं, ये टोटल 12 है। तो ये आपका कम से कम ये बेटा मान के चलो कि इतने में से आपका मिनिमम से मिनिमम एक क्वेश्चन, आइए बेटा बैंकिंग फाइनेंस के अंदर ही आने वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि अलग से। बैंकिंग फाइनेंस में कुछ बेसिक टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे, कुछ मेन टॉपिक जो स्टेबल है उससे क्वेश्चन रहेंगे, और 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि पिछले 3-4 महीनों में इसमें बैंकिंग फाइनेंस में अपडेटेड हुए हैं। तो ये आपका पहले बेसिक्स बेटा ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। ये सब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है आपके बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, और कोई खास अपडेशन नहीं है। अपडेशन में चेयरमैन और ये सब रखेंगे। आरआरबी में इस्टेब्लिशमेंट इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, और ये आपका परसेंटाइल याद रखेंगे। ठीक बेटा, तो ये टॉपिक से आपको कम से कम 1 से 2 नंबर मिलने के चांसेस पूरे हैं। बैंकिंग फाइनेंस से आता ही आता है, उसमें कोई बात नहीं। दूसरा बेटा अगला पॉइंट याद रखें, जो हमारे नेशनलाइज बैंक है, नेशनलाइज बैंक, ये बेटा 11 हैं इस समय। तो चूंकि पेपर कलर का है तो इन 11 बैंकों का हेडक्वार्टर, इन 11 बैंकों का
हेडक्वार्टर पूछे जाने का चांस पूरा पूरा होता है। तो एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है, वैसे बेटा ये बैंकों के हेडक्वार्टर क्लर्क में आ सकते हैं। हेडक्वार्टर के अलावा बेटा सभी बैंकों के अपना अपना स्लोगन होता है, जिसको हम बिजनेस लाइन या पंच लाइन कहते हैं, क्लर्क में आ सकता है। पंच लाइन, जिसको अपन स्लोगन भी बोलते हैं। तो 11 बैंकों का बेटा हेडक्वार्टर और उनका पंच लाइन जैसे बिजनेस लाइन होता है। जैसे कि आपका पंजाब नेशनल बैंक है, उसका आता है अ नेम यू कैन बैंक अपॉन। बैंक ऑफ इंडिया का है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। एसबीआई का है बेटा सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं, है ना। तो इस तरह से जो अपने 11 बैंक हैं पब्लिक सेक्टर, 12 एसबीआई का और 11 नेशनलाइज बैंकों का हेडक्वार्टर पंच लाइन यानी उनका जो स्लोगन है, नारा है, वो पेपर में आ सकता है क्लर्क लेवल पर। इसके अलावा बेटा जितने भी हमारे 11 बैंक हैं, इन बैंकों का ब्रांड एम्बेसडर, इन बैंकों का ब्रांड एम्बेसडर, जो हमारे बैंक हैं इनके ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर समझते हैं, हर बैंक के अपने अपने फेमस सेलिब्रिटी, कोई एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, कोई आपके क्रिकेटर्स हैं जो अलग अलग बैंकों के लिए क्या करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर का काम करते हैं, उनके लिए ऐड करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं। तो जो 11 बैंक है बेटा उनका हेडक्वार्टर पंचलाइन और ब्रांड एम्बेसडर, ये थोड़ा सा आपको देखने की चीज है जनरल फेज पे, इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद बेटा बात करते हैं हम बैंकिंग के। ये तो बेसिक चीजें हो गई, इतनी सारी जानकारी आपके पास रहना चाहिए। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है, नेशनलाइज्ड बैंक क्या है, आरआरबी क्या होती हैं, आरआरबी में लीड बैंक क्या होते हैं, परसेंटेज क्या होता है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। आरबीआई में थोड़ा बहुत जब पढ़ेंगे तो आरबीआई, एसबीआई, ये सब जो लिखा है इसके बारे में, इनका एस्टेब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर, करंट चेयरमैन, ये सब थोड़ी जानकारी आप बेसिक्स में रख लेंगे तो ये सब मिला जुला के 2 नंबर के आसपास मामला सेट हो जाता है अपना। अब देखो बेटा, अब ऐसी कुछ चीजें, अब बैंकिंग में क्या क्या है, बैंकिंग में जैसे कि केवाईसी, अकाउंट, लोन, एडवांस। बैंकिंग में सबसे मेन क्या होता है बेटा, केवाईसी, फिर अकाउंट्स, तमाम तरह के अकाउंट्स होते हैं, उसके बाद आपका लोन और एडवांस, और थोड़ा बहुत कभी कभार एनपीए से टॉपिक आ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से आ सकता है। इतना ही आपका बैंकिंग है, और एनपीए के बाद फिर आता है सरफेसी है। तो ये जो खास खास चीजें हैं, सारा कुछ चूंकि पढ़ने का समय नहीं है, तो जहां से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, पर उसको थोड़ा जल्दी से चलेंगे। तो इसमें जो बेसिक यानी जो चीजें हैं, जैसे चेक क्या होता है, एटीएम क्या होता है, वो तो रहेगा, तो आपको पता रखना भी है और हो सकता है क्वेश्चन। पर कहीं ना कहीं बेटा समय समय पर आरबीआई के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपनी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री, इसमें अपडेशन होते रहते हैं। तो एक तो जनरल अपडेशन वही होता है कि किसी बैंक का चेयरमैन बदल गया, गवर्नर बदल गया, जनरल अपडेशन। जो हमारा टॉपिक है कि जैसे केवाईसी में क्या अपडेट कर दिया इन्होंने, अकाउंट में कोई नया अकाउंट खुला है क्या, क्या अपडेट किया है क्या, चेक से रिलेटेड कोई नया क्वेश्चन है क्या, एटीएम से। तो एटीएम के जो पुराने क्वेश्चन है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ने थे, जो पढ़ना था, पर चांसेस ये होते हैं कि इन टॉपिक से जो अपडेटेड क्वेश्चन होते हैं पिछले 3-4 महीने 5 महीने के अंदर, कुछ अगर उसमें चेंज किया गया है, वो क्वेश्चन के फॉर्म में आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले बेटा जो अपडेशन है, जो चेंज है, वो केवाईसी को लेकर है बेटा। किसको लेकर है, केवाईसी को लेकर है। अभी आपका लगभग लास्ट वीक 8-10 दिन पहले 1 जनवरी 2026 से, अभी पिछले 10 दिन पहले 1 जनवरी का डेट से बेटा ये लागू किया गया था केवाईसी में अपडेशन। तो केवाईसी में बाकी सब चीजें बेटा वही है, जैसे राशन कार्ड वैलिड नहीं होता बैंकों में, आधार कार्ड को भी अब केवल आईडी के तौर पर माना गया। तो क्या अपडेशन बेटा हुआ है, जो पहले से है कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड अकाउंट से अटैच होना कंपलसरी है। आधार कार्ड और पैन कार्ड होना कंपलसरी है। खैर ये भी पुरानी बात है,
बिल्कुल रिसेंटली बेटा 1 जनवरी 2026 से कहा गया है कि जो भी बैंक के बेटा एक्टिव कस्टमर हैं वो पर ईयरली अपना केवाईसी कराएंगे। ये मैंडेटरी कर दिया गया है। जब आप अकाउंट बेटा खुलवाने जाते हैं तो अकाउंट खुलवाते समय एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, साइन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस, ये सब डालते जो है ना, वो सारा डॉक्यूमेंट जमा रहता है बैंक के पास। तो पहले केवाईसी अपडेटेड एवरी 10 ईयर्स, 10 साल में बेटा अपडेट होता था, तो पुराना नियम हटा देते हैं। आपका 1 जनवरी 2026 यानी यही 10 दिन पहले करीब करीब आपको आरबीआई ने बोला है कि सभी बैंकों को अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना है या कस्टमर खुद में अपडेट रहे कि हर साल में एक बार जाके आपको अपना केवाईसी अपडेट करना है। जैसे मान लो आपका कुछ भी अगर अपडेट नहीं है तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जमा करना है, नया फोटोग्राफ जमा करना है, सिग्नेचर करना है, पिछली ईमेल आईडी है, आपका नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, तो तमाम चीजें जो पहले थी अगर अभी भी एटीडी तो भी आपको भर के जमा करना है। और अगर कोई चीज बदल गया है, जैसे आपका एड्रेस बदल गया है, मोबाइल नंबर बदल गया है, कुछ और चेंज करना है तो उसको चेंज करके ही जमा करना है। तो अगर आप ईयरली बेसिस पर अपना केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा बैंक। ये नया नियम है। तो केवाईसी में बेटा अपडेट क्या है कि केवाईसी को ईयरली बेसिस पर अपन को अपडेट करना है, पर ईयर बेस को करना है। ठीक है बेटा, ये केवाईसी से जुड़ा हो गया और कोई खास अपडेट ये शुरू हो गया जनवरी से। दूसरा है बेटा अकाउंट। तो अकाउंट हम आपको जल्दी थोड़ा पढ़ा देंगे कि मिनिमम अकाउंट कैसे पढ़ने हैं, लेकिन पहले अकाउंट्स में क्या अपडेशन है। तो अकाउंट्स में बेटा सबसे पहला अपडेशन है, अकाउंट में बेटा सबसे पहला जो अपडेशन है अकाउंट में कि जैसे जब बेटा आप अकाउंट खुलवा लेते हैं तो अकाउंट खुलने के साथ साथ आपको एक नॉमिनेशन यानी नॉमिनी देना होता है, ताकि फ्यूचर में कभी कोई आपके साथ मिसहैपनिंग हो जाए तो आपको एक नॉमिनी देना होता था कि आपके बाद वो पैसा या जो भी अमाउंट है किसको दिया जाए। तो नॉमिनी कंपलसरी था, यहां तक ठीक है। अपडेशन क्या है, तो कस्टमर जो है बेटा, कस्टमर अपने अकाउंट में एक से ज्यादा मतलब कि नॉमिनी जो पहले एक देना होता था, अब नॉमिनेशन कैन बी 4 पर्सन, 4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं, हमारा एक अकाउंट है, मेरे को नॉमिनी देना है तो जनरली पहले अपने वाइफ को या बच्चों को या माँ बाप किसी को देते थे। अभी कहा गया कि अकाउंट होल्डर 4 नॉमिनी दे सकते हैं। तो नॉमिनी कितने देने हैं, 4। अब वो चारों को जो आपका टोटल अमाउंट है कैसे डिसाइड करना है, आप 25 दो, एक को 10 दे दो, बाकी मतलब वो आपको 4 नाम भी देने हैं और किसको कितना परसेंट टोटल अमाउंट में से मिलेगा आपके बाद वो देना है। तो अकाउंट में पहला अपडेशन बेटा क्या है कि नॉमिनेशन कैन बी 4 और केवाईसी जो होगी पर ईयर होगी। ये 2 अपडेशन है, तो नॉमिनेशन वाला ध्यान रखिएगा। दूसरा है बेटा जो आपके अकाउंट्स हैं, 4 नॉमिनी का हो गया। उसके बाद बैंकों से भी एक अपडेशन बेटा है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी एक था उसमें भी डिस्कस किया था कि जो बैंक है बेटा, बैंक के जो हेड होते हैं जैसे सीईओ है, चेयरमैन है, एमडी हैं, इनका वर्किंग टेन्योर बेटा 8 ईयर्स हुआ करता था, जिसको इंक्रीज करके 10 ईयर कर दिया गया है। ये भी अपडेटेड क्वेश्चन हो सकता है। पब्लिक सेक्टर बैंक जो सरकारी बैंक है बेटा, पब्लिक सेक्टर बैंकों के जो सीईओ, चेयरमैन, एमडी यानी जो हेड होता है, वो हेड मैक्सिमम 8 ईयर्स के लिए अपॉइंट हो सकते थे, वो 10 साल के लिए है। तो नॉमिनी 4 हो जाएंगे और ये आपके 10 हो जाते हैं। ठीक है, ये अपडेट है। अभी आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे टॉपिक आएगा उसके हम बेसिक क्वेश्चन भी जो आ सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। अब अकाउंट से बेटा अपडेटेड जो था यही 1-2 बातें थी, बाकी उसमें कोई ज्यादा चेंज होना नहीं है। बैंक अलग अलग कस्टमर को अकाउंट ऑफर करते हैं। अब यहाँ कुछ बेसिक चीजें बेटा कि कौन सा अकाउंट से पेपर में क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। तो मान लो बेटा करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, जनरल है, बच्चा जानता है, नहीं भी जानता है तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन की शुरुआत हो जाती है अकाउंट के आरडी और एफडी से लेकर। आरडी यानी बेटा रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा इसको हिंदी बोलते हैं। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट या फिक्स अकाउंट, इसको एफडी बोला जाता है, सावधि जमा हिंदी बोलते हैं। तो इससे बेटा क्या क्वेश्चन हो सकता है
तो आरडी और एफडी का देखने बेटा ध्यान से क्या है अंतर। तो बाकी छोटी छोटी बातें सब में अपना कॉमन रहती है जो पेपर में आ सकता है कि आरडी में मिनिमम कितना पैसे जमा कर सकते हैं। तो इसमें आरडी का बेटा होता है मिनिमम 500 और मैक्सिमम नो लिमिट, है ना। मिनिमम है 500 रुपए और मैक्सिमम की नो लिमिट है। एफडी का बेटा एफडी का मिनिमम होता है 1000 रुपी और मैक्सिमम होता है इसका भी नो लिमिट, यानी जितना पैसा जमा करो कर सकते हो। मिनिमम 1000, आरडी मिनिमम 500। दूसरा बेटा होता है ड्यूरेशन को, समय को लेकर कि कितने समय तक पैसे जमा हो सकते हैं। तो आरडी का बेटा मिनिमम ड्यूरेशन होता है 3 मंथ और मैक्सिमम होता है 10 ईयर्स। एफडी का बेटा मिनिमम ड्यूरेशन होता है, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन होता है, वो होता है 7 डेज और मैक्सिमम 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये जनरली 2 क्वेश्चन से आपकी शुरुआत हो जाती है अकाउंट से। तो आरडी बेटा बैंक का ही एक सब्स्टिट्यूट अकाउंट है। आरडी और एफडी ओपन करने के लिए हमारा उसी बैंक में सेविंग अकाउंट होना कंपलसरी है। हमारा अगर उस बैंक में सेविंग अकाउंट नहीं होगा तो आरडी एफडी नहीं खोल सकते। नहीं, आरडी एफडी एक सब्स्टिट्यूटेड अकाउंट है जो आपके सेविंग अकाउंट से अटैच होकर चलते हैं। आरडी इसलिए होता था कि आप रेगुलर बेसिस पे पैसा बचा सकें और धीरे धीरे एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकें। बाद में जो पैसा मैच्योर होगा वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वहां से आप निकाल लो। सेम एफडी के साथ होता है। तो बड़ा अमाउंट जो होता है इकट्ठे जिसको रखना है, खर्च नहीं करना है, उसको अपन एफडी करा सकते हैं। तो ये आरडी एफडी का पहला डिफरेंस हो गया। फिर याद रखिए बेटा अगला क्वेश्चन आ सकता है ज्वाइंट अकाउंट से कि ज्वाइंट अकाउंट क्या होता है और किसके लिए होता है। तो ज्वाइंट अकाउंट बेटा मिनिमम जो पर्सन चाहिए होते हैं, मिनिमम 2 पर्सन या 2 कस्टमर एंड मैक्सिमम 50। ध्यान दे बेटा, तो ज्वाइंट अकाउंट बेटा क्या होता है कि ये सेविंग अकाउंट ही होता है। ज्वाइंट अकाउंट सेविंग अकाउंट ही होता है, पर इसमें सेविंग अकाउंट है, पर सेविंग अकाउंट में हमेशा एक पर्सन का नाम होता है, एक कस्टमर का नाम होता है। जब वहां 2 कस्टमर जुड़ जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 10, 15, तो 2 और 2 से ज्यादा कस्टमर अगर एक अकाउंट में अटैच है तो कहलाता है ज्वाइंट अकाउंट। सारी फैसिलिटी सेविंग की होगी। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, ये तो जनरल क्वेश्चन है कि भाई कितने ज्वाइंट के 2 तो चाहिए। तो यहाँ आ सकता है कि मैक्सिमम ज्वाइंट अकाउंट में मैक्सिमम कितने कस्टमर हो सकते हैं। तो आंसर याद रखिएगा 50। ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट के बाद बेटा जो अपडेशन है, अपडेशन मैंने ज्वाइंट की बात करें तो फिर आपका ये डीमेट डोरमेंट अकाउंट याद रखें। बाकी तो आपका जो 0 बैलेंस अकाउंट होते हैं सैलरीड पर्सन के लिए, स्टूडेंट के लिए, वो सब चीजें जनरल बातें, उसमें कोई खास अपडेशन नहीं है। उसके बाद आपको याद रखना है डीमेट अकाउंट डोरमेंट अकाउंट। ठीक है, तो पहले डीमेट ध्यान दे बेटा। डीमेट अकाउंट ये हम शेयर ट्रेडिंग करने के लिए, ऑनलाइन शेयर खरीदने बेचने के लिए डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग करने के लिए ओपन करते हैं और पैन नंबर या पैन कार्ड का होना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो यह अकाउंट कि मेन क्वेश्चन बेटा वही है कि इनमें से किस अकाउंट को ओपन करने के लिए पैन नंबर का होना कंपलसरी है। तो होता है बेटा डीमेट। अब डीमेट अकाउंट बेटा क्या होता है, डीमेट एक नंबर होता है जिसके लिए आपको किसी भी बैंक में या तो करंट अकाउंट या तो सेविंग अकाउंट, आपने का करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, पैन कार्ड आपके पास है, तो आप डीमेट अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो डीमेट अकाउंट ओनली फॉर ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग, ऑनलाइन शेयर खरीदने बेचने के लिए है। पैन कार्ड का होना कंपलसरी है। और जब आप अकाउंट तब खुलवा सकते हैं जब आपका किसी बैंक में करंट या सेविंग अकाउंट है। ये खास बात इसके साथ याद है। मेन क्वेश्चन है पैन कार्ड का होना कंपलसरी है और शेयर ट्रेडिंग करने के लिए, शेयर बेचने खरीदने के लिए कौन सा अकाउंट, डीमेट अकाउंट। अब टर्म बेटा आता है डोरमेंट अकाउंट क्या होते हैं, डोरमेंसी क्या होती है और अनक्लेम्ड अकाउंट क्या होते हैं। डोरमेंट, डोरमेंसी और अनक्लेम्ड अकाउंट क्या होते हैं। देखो ध्यान से बेटा समझो, ये अकाउंट के टाइप तो नहीं है पर अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे मान लो बेटा हमने 2000
24 में एक बैंक में अकाउंट खोला, अकाउंट का नंबर कुछ भी हो सकता है, अकाउंट ओपन किया। अब अकाउंट है तो कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन मुझे करते रहना चाहिए ट्रांजेक्शन, कुछ ना कुछ लेते रहते, आजकल यूपीआई है तो ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। लेकिन मान लो किसी वजह से हमारा बैंक का अकाउंट है और कोई जो भी फर्दर डेट हो, एक लास्ट जो मैंने ट्रांजेक्शन किया था उस लास्ट ट्रांजेक्शन के बाद आज मेरे को 5 महीने 6 महीने 1 साल हो जाता है, यानी कि जो हमने लास्ट ट्रांजेक्शन किया था उसके बाद से हमें लगभग 1 साल हो चुके हैं और मैंने बैंक में कोई लेन देन कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है। तो नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अकाउंट तो बंद ही है, इसको इनएक्टिव अकाउंट मान लिया जाता है। यानी अगर कोई अकाउंट ओपन करने, अकाउंट जिस दिन लास्ट ट्रांजेक्शन बाद 1 साल गुजर गया और आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं तो अकाउंट ऑटोमेटिक इनएक्टिव अकाउंट हो जाता है। क्लियर? चलो ये भी करे, कोई क्वेश्चन नहीं। और ऐसा करते करते मेरे को 2 साल हो गए, 2 साल या उससे ज्यादा टाइम हो गए हैं, तब यहाँ पे हमारा अकाउंट ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा। इसी अकाउंट को बेटा बैंकिंग में डोरमेंट अकाउंट कहते हैं। यानी हमारा कोई भी बैंक अकाउंट है, अगर 1 साल से ज्यादा नहीं चलाते हैं तो अभी आरबीआई का जो नया नियम है उसके हिसाब से 1 साल में ही इनएक्टिवेट हो जाएगा वो, यानी कि फ्रोज कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। और जो पुराना नियम बेटा कि अगर 2 साल से ज्यादा समय हो गया, 2 साल जैसे पूरे हो गए और 2 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ तो वही अकाउंट क्या हो जाता है? डोरमेंट अकाउंट हो जाता है। ठीक है बेटा? तो पहला क्वेश्चन तो एक डोरमेंट अकाउंट क्या है। अब मान लो 2 साल के बाद हमको अचानक से याद आया कि अरे यार खाता था, पैसा था, क्या करें, चलें। अब जब हम बैंक में गए तो ना ही उस खाते में हम पैसे जमा कर पा रहे थे ना निकाल पा रहे थे, तो बैंक ने कहा कि भैया आपका अकाउंट तो डोरमेंट हो गया है। तो हमने कहा भाई साहब हमारा पैसा, तो बोले कोई बात नहीं, डोरमेंट हो गया, अब ये फॉर्म ले लो, इसमें दोबारा केवाईसी कर दो और रीजन बता दो कि काय नहीं, मतलब क्यों अपना पैसा अभी तक नहीं टच किया। तो आपने फॉर्म भर दिया, डिटेल भर दिया, जो मांगा वो एक आध रीजन दे दिया उसमें, फिर उसी को जो क्लर्क है उसके सामने फॉर्म आप जमा कर देंगे तो आपको अकाउंट खोल कर थोड़ा अपडेट कर देंगे और आपका अकाउंट दोबारा से क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा, दोबारा चलेगा, खूब पैसा निकालो जमा करो। तो इस प्रोसीजर को बेटा बोला जाता है डोरमेंसी। क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। ठीक है बेटा? तो ऐसा अकाउंट जो 2 साल या 2 साल से ज्यादा ना चलाया गया हो और नहीं ऑपरेट होगा तो उसको कहेंगे डोरमेंट अकाउंट। और डोरमेंट अकाउंट को रीएक्टिवेट करना, दोबारा से चालू कर देना ताकि आप फिर से लेन देन कर सको, वही बेटा कहलाता है डोरमेंसी। तो डोरमेंट अकाउंट और डोरमेंसी अकाउंट या डोरमेंसी करना। अब किसी वजह से बेटा हमें 10 साल या उससे ज्यादा हो गया समय, तो हालांकि 10 साल तक जाने की नौबत नहीं आती। जिस दिन मेरा अनऑपरेटेड अकाउंट, इनएक्टिव अकाउंट को 10 साल पूरे हो जाएंगे तो 10 साल के बाद जिस दिन 10 साल पूरे होंगे यह अकाउंट बेटा कहलाएगा अनक्लेम्ड अकाउंट। तो अब इस अनक्लेम्ड अकाउंट का बेटा बैंक क्या करेंगे? तो बैंक बेटा कस्टमर की डिटेल प्लस अमाउंट ऑफ मनी, जो पैसा है, ये दोनों आरबीआई को भेज दिया जाएगा। आरबीआई कस्टमर की जो डिटेल है, डिटेल अपने पास रख लेगा और जो अमाउंट ऑफ मनी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पैसे को अपने जो भी उनकी स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स है, उसमें यूज कर सकता है। ये सरकार के ऊपर है। तो 1 साल से ऑपरेट नहीं किया तो इनएक्टिव अकाउंट और 2 साल उससे ज्यादा ऑपरेट नहीं किया तो डोरमेंट अकाउंट। खाता बंद हो गया उसके बाद उसको दोबारा ओपन कर सकते हैं तो डोरमेंसी कहलाएगी। ठीक है बेटा? अब ऐसा नहीं कि 2 साल बाद, आप 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल, यानी 10 साल पूरा होने के पहले भी जाके खाता अपना रीएक्टिवेट करा सकते हो, सब डोरमेंसी ही कहलाएगा। लेकिन अगर आपको 10 साल या उससे ज्यादा समय हो गया तो अब वो अकाउंट डोरमेंसी नहीं कराया जा सकता। अब आपको नया खाता खुलवाना होगा क्योंकि आपकी डिटेल, आपका पैसा भेजा जा चुका है,
बैंक ने आरबीआई को भेज दिया, आरबीआई ने सरकार को भेज दिया और सरकार ने उसको, समझ रहे बांट के लिया, जो भी है दे दिया किसी को। तो बोले क्वेश्चन हालांकि आएगा नहीं, लेकिन आपके मन में बन सकता है कि बोले सर क्या 10 साल बाद हम अपना पैसा नहीं पा सकते हैं क्या? तो बोले साहब अकाउंट तो आपका अनक्लेम्ड हो गया, यानी क्लेम नहीं कर सकते आप, इस क्लेम नहीं कर सकते। बोले यार हमारा पैसा था, पैसा तो दो कम से कम। अपने मुंह से ही निकल गया, बोले पैसे तो दे दो यार कम से कम, ब्याज देना चाहे मत देना। तो बैंक ने कहा, वो रावण तो बोला नहीं, यही बात मैं सुनना चाहता। बैंक चाहता ही यही था कि तुम ये बोल दो कि भैया हमारा मूल हमारा दे दो, ब्याज मत दो। तो अनक्लेम्ड का बेटा मतलब है कि अमाउंट तो आपको मिलेगा, आप ब्याज पे क्लेम नहीं कर सकते हो लीगली किसी तरह से, क्योंकि बैंक ने बोला था भैया खाता खुल गया, हम आपका पैसा ब्याज देंगे। पर वो 10 साल तक ही ब्याज देता है, एफडी की मैक्सिमम 10 साल, आरडी मैक्सिमम 10 साल, यानी 10 साल तक वो ब्याज देता है। उसके बाद फिर रिव्यू करेगा, जो करेगा बात की बात है। तो उसने कहा भैया 10 साल के पहले आओ, डोरमेंसी करा लो, तुम पैसा भी लेंगे, तुम्हारा ब्याज भी देंगे। अब भैया 10 साल बाद तुम पहुंच रहे, तो आपका जो अमाउंट था वो हम आपको दे देंगे, ब्याज नहीं देंगे। तो इसमें अनक्लेम्ड का मतलब बेटा ये नहीं कि पैसा नहीं मिलेगा, हाँ आपका पैसा मिलेगा, उस पर ब्याज नहीं मिलेगा, और लीगली आप लेने के अधिकारी नहीं होंगे। 10 साल बाद भी जाके करा सकते हो अपना पैसा, लेकिन खाता बंद करके आपका जो अमाउंट होगा वो दिया जा सकता है, ब्याज नहीं दिया जा सकता। और मान लो नहीं गए तो फिर तो ये पैसा लग ही गया ठिकाने। तो ये बेटा जो नॉर्मल जो बैंक अकाउंट है उनसे आने वाले क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो अकाउंट से रिलेटेड इतने सारे जो क्वेश्चन है, मेन में ये सारे क्वेश्चन रहे। अब देखो बेटा अकाउंट में ही कुछ ये तो देखो बेटा, ये बैंक और पब्लिक के अकाउंट हो गए। अब कुछ ऐसे अकाउंट हो, देखो अब यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट 2-3 अकाउंट पढ़ेंगे, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पेपर में आ सकते तो यहीं से आते हैं। तो अब कुछ ऐसे अकाउंट होते हैं बेटा जो बैंक और बैंकों के बीच में अकाउंट खोले जाते हैं। तो यहां पे कंडीशन बेटा होती है, इंडियन बैंक आपके इंडिया के होंगे, जैसे कि एसबीआई है, पीएनबी है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी, ऐसे तमाम अपने बैंक जो अपने भारत के अंदर है। और ये वर्ल्ड में भी अलग अलग बैंक है। अमेरिका के पास अपना बैंक है, यूके के पास अपना बैंक है, यूएई के पास अपना बैंक है, जापान है, जर्मनी है, ये सबके पास अपने अपने बैंक है। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए बेटा क्या होता है कि कभी कभी हमारे देश का कोई बैंक, जैसे मान लो हमारे देश का बैंक, वो जापान में जाकर जापान के किसी बैंक में अकाउंट खुलवा देता है। मान लो एसबीआई यहां चला गया तो बैंक इंडिया का बैंक है, इसने जाके अप्रोच किया और दूसरे कंट्री में अकाउंट खोल दिया बैंक में, एक ये कंडीशन होगी। उल्टा भी तो हो सकता है, किसी दूसरे देश का बैंक भारत में आता है, आरबीआई से परमिशन लेता है और किसी सरकारी या प्राइवेट बैंक में खाता खोल देता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहां बेटा 2 अकाउंट होते हैं, यहां से मान के चलो अकाउंट के क्वेश्चन यहीं से ज्यादा शुरू होते हैं और आने के चांस ज्यादा होते हैं। तो जब इंडियन बैंक फॉरेन बैंकों में खाता खोलेगा तो उसको बेटा बोलते हैं नोस्ट्रो बैंक अकाउंट। और जो फॉरेन कंट्री बैंक भारत में आके खाता खोलेगा ये कहलाते हैं बेटा बोस्ट्रो बैंक अकाउंट। मैं यहां साफ साफ लिख दे रहा हूं, आपको समझ में ना आ रहा हो तो। इंडिया का बैंक बेटा इधर खाता खोलेगा वो नोस्ट्रो, बाहर खोलेगा तो बोस्ट्रो। स्पेलिंग देख लें, यही रहता है बेटा। नोस्ट्रो बैंक अकाउंट एंड बोस्ट्रो बैंक अकाउंट। तो क्वेश्चन बेटा किस तरह से आ सकते हैं कि अभी मान लो किसी बैंक का नाम देखिए, फलाने इंडियन बैंक ने फलाने देश के बैंक के साथ अकाउंट ओपन किया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, तो उसने कौन सा अकाउंट खुलवाया? तो एन इंडियन बैंक ओपन एंड मेंटेन अकाउंट विद फॉरेन कंट्री बैंक, दैट्स कॉल्ड नोस्ट्रो। और उसका उल्टा अ फॉरेनर कंट्री बैंक या फॉरेन कंट्री बैंक ओपन एंड मेंटेन अकाउंट विद इंडियन बैंक,
दैट्स कॉल्ड बोस्टो। तो ये नोस्टो और बोस्टो। तो पब्लिक वाले अकाउंट बेटा हो गए और बैंक और बैंकों के बीच में अकाउंट हो गए। अब लास्ट आया बेटा कि बैंक तो इंडिया के ही होंगे, बैंक इंडिया के ही होंगे, इंडियन बैंक होंगे, इंडिया में होंगे, और अकाउंट भी इंडिया के बैंकों में ही खुलेंगे, और इसको खुलवा सकता है केवल एनआरआई। एनआरआई के बाद पीआईओ और ओसीआई। जिन बच्चों ने तीनों नाम नहीं सुने हैं कोई बात नहीं, तब समझ लो कि अपने ही लोग हैं, बाहर रहते हैं। कोई अपने नागरिकता इंडियन सिटीजनशिप के साथ रहता है एनआरआई, इंडिया का है पर दूसरे देश में दूसरे देश की सिटीजनशिप के है पीआईओ, और दूसरे कंट्री का पर्सन है भारत में आके रह रहा है, इंडिया की नागरिकता लेके रह रहा है। तो ये बेटा डिफरेंसेस, यानी जो प्रॉपरली इंडिया का फुल सिटीजन नहीं है, या जो सिटीजन है इंडिया डोमेस्टिक के अंदर है, वो सबके लिए करंट सेविंग और सारे अकाउंट है। पर अगर कोई हमारे देश का पर्सन, महिला पुरुष दूसरे देश में चली जाती है, यानी एनआरआई बन जाती है, एनआरआई कंडीशन है कि रहेगा दूसरे देश में पर नेशनलिटी अभी भारत की ही रहेगी, वो एनआरआई है, वो भारत का है पर उसने दूसरे कंट्री की नेशनलिटी ले ली, वो पीआईओ कहलाता है, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। और दूसरे देश का पर्सन है, दूसरे देश में जन्म लिया है या दूसरे देश का नागरिक है, आज भारत में नागरिकता लेके रह रही है, वो कहलाएगा बेटा ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ऐसे लोगों के लिए बोला बैंकों ने, आरबीआई ने गाइडलाइंस दिया कि ऐसे बैंकों लोगों को हम प्रॉपर ये इंडियन अकाउंट नहीं देंगे। तो बोले साहब कौन कौन से अकाउंट होंगे? तो इनके लिए बेटा बोला जाता है एनआरआई अकाउंट। कौन सा अकाउंट? एनआरआई अकाउंट या एफसीएनआर, एफसीएनआरबी अकाउंट। बी फॉर बेटा होता है बैंक, एनआरओ अकाउंट और एनआरई अकाउंट। तो ये मतलब लास्ट अकाउंट का मतलब हाई क्वालिटी है। इसमें आप एफसीएनआर को थोड़ा दिमाग में बेटा याद रखिएगा। एफसीएनआर का बेटा फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट। थोड़ा सा यहां गलती फिर से हो गई, एफसीएनआर बी रहेगा यहां पे, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट। ये फुल फॉर्म से ही काम चल जाएगा आपका। फिर भी थोड़ा साथ में याद रखेंगे कि एनआरआई अकाउंट कौन कौन से हैं, कौन सा है कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा अकाउंट एनआरआई पीआई ओसीआई के द्वारा खोला जा सकता है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल यही तक की बात नहीं पड़ जाएगी। अभी तक में इन पे कोई डिस्कशन पेपरों में आज तक हुआ नहीं है, जनरली यहीं तक आपका काम चला जाता है। तो ये बेटा अकाउंट से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन थे, जो अपडेशन थे, वो रहे। और नोस्टो बोस्टो का बेटा क्वेश्चन थोड़ा घुमा सकता है, लेकिन हमने पिछले 2-3 महीने 4 महीने में देखा कि कोई भी जो आपका अपडेशन है अकाउंट में अभी कोई खास नहीं हुआ है। तो अकाउंट में यहां तक का पूरा पॉइंट है। अकाउंट आपका हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो बेटा आएगी उसमें अपन एटीएम से रिलेटेड कुछ अपडेशन हुआ है क्या है, एटीएम और चेक से रिलेटेड कुछ बात कर लेंगे, और लोन एडवांस में थोड़ा बात कर लेंगे। तो अगले वीडियो में हम एटीएम, चेक और लोन एडवांस के बारे में, कि लोन क्या होता है, एडवांस क्या होता है, मुद्रा उद्रा लोन, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे। उसके बाद की वीडियो में एनपीए और सरफेसी की बात कर लेंगे। तो अपने ये बैंकिंग का पोर्शन हो जाएगा। कलर का बैंकिंग पोर्शन ज्यादा आता है। श्योर सिलेक्शन के लिए बेटा ये कुछ 8-10 दिन का है, 8-10 वीडियोस हैं। आप बढ़िया से देख डालिए। जो बच्चों का प्री निकला है आप बढ़िया से देख लें। करंट अफेयर टॉपिक इतना भी अगर पढ़ के आप चले जाते हैं तो हमारी शुभकामना है कि आपका अच्छे से नंबर आएंगे और मेरिट में आप जाएंगे। एक टीचर के लिए यही सबसे बड़ी बात होती है, खासतौर पर जब जीए बैंकिंग पढ़ाते हो, तो कि बच्चा सब जगह से आके अटक गया और जीए की वजह से फेल ना हो जाए, जीए की वजह से उसका पूरा साल बर्बाद ना जाए। तो अब जिसने रेगुलर पढ़ा है बेटा अच्छी बात है, थोड़ा रिवाइज करो। और जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब जो भी 8-10 दिन का समय है, जब आप उसी इंतजार में बैठे थे कि प्री निकलेगा तो मेंस की तैयारी करेंगे, तो फिर ये वीडियो कम से कम जो 8-10 वीडियो हमने बनाएंगे आपके लिए, उसको बढ़िया से देख डालना। उतना भी पढ़ के जाओगे तो ये बीपी सर का वादा है ना, फेल नहीं होगे और मेरिट बनेगी तो आप भी उसमें आओगे। एटलीस्ट अगर ये वीडियो भी सारे बढ़िया से फॉलो कर लिए तो ठीक है सर। बच्चों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।